हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग के वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। बहुत मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, और इसको एक एक करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप इसको जब जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछना कि ये चीज़ सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और राइट साइड में जो बेल आइकन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहे। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। सुनिए, सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉइंट मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ पर जो जॉइंट के मटेरियल है उसके हिसाब से वेल्डिंग को दो प्रकार से बांटा गया है, अर्थात जोड़े जाने वाले जो धातु होते हैं उसको हमने दो प्रकार से विभाजित किया है। सबसे पहले आता है ऑटोजीनियस और दूसरा नंबर आता है हेट्रोजीनियस। तो इन दोनों को समझेंगे जोड़ के आधार पर कैसे होते हैं दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो मेटल है, ठीक है। इस प्रकार से दो मेटल है, ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिए। दो मेटल है, ये पार्ट ए और पार्ट बी, इस प्रकार से दो मेटल है। अब इन दोनों मेटल को जोड़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉइंट मटेरियल, धातु, जोड़े जाने वाले धातु। तो आप जोड़ेंगे किससे? यहाँ बीच में आप या तो इलेक्ट्रोड डालेंगे या तो फिलर रॉड से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग को सबसे पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉइंट मटेरियल के आधार पर ऑटोजीनियस में क्या होता है कि इसमें ए और बी ये दोनों सेम मेटल होगा, और तीसरा जो जोड़ने वाले धातु मान लीजिए सी, ये भी उसी मेटल का होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए यहाँ पर MS है, माइल्ड स्टील, तो ये भी MS का होगा, और ये जो रॉड है ये भी माइल्ड स्टील का होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ जो है वो एक ही सेम मटेरियल का होगा, तो इसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें जोड़े जाने वाले धातु तथा जुड़ने वाला धातु दोनों ही सेम मटेरियल का होता है, इसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, जिसका नाम है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। यहाँ देखिए ध्यान से, नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर दो अलग अलग धातु है, और एक में मान लीजिए तांबा है और दूसरा में मान लीजिए पीतल है, दूसरा में मान लीजिए पीतल है, और आप यहाँ तीसरा जो मेटल है वहाँ पर एलॉय कोई, जैसे तांबा और पीतल या तांबा और उसमें जिंक मिलाकर एक एलॉय को तैयार किया है। तो यहाँ पर आप तीसरा मेटल जो है वो सी मेटल यूज कर रहे हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में दो अलग अलग धातु को जोड़ा जाता है, जिसमें फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड रॉड जो होते हैं वो किसी अन्य एलॉय के होते हैं, ठीक है। या माइल्ड स्टील और पीतल, या माइल्ड स्टील और तांबा को जोड़ रहे हैं, बीच में जो मेटल होगा वो किसी अदर्स मेटल से इसको जोड़ा जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए माइल्ड स्टील के साथ आपको कास्ट आयरन जोड़ना है, तो आप ना तो माइल्ड स्टील का रॉड लेंगे, ना ही आप कास्ट आयरन का रॉड लेंगे। ये दोनों का मिश्रण करके एक रॉड तैयार किया जाएगा, इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड, फिर उससे इसमें वेल्डिंग किया जाएगा। तो आपने ये भी समझ लिया, पहले आपने देखा कि सेम मटेरियल को टू सेम मटेरियल से वेल्डिंग किया जा रहा है। दूसरा नंबर पे इसमें हेट्रोजीनियस में आपने देखा कि इसमें दो अलग अलग धातुओं को तीसरे कोई अन्य धातु से वेल्डिंग किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रेशर मतलब होता है कि जोड़ने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या दबाव यूज कर रहे हैं या बिना दबाव के यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए आपको आलू बड़ा, जो आलू बड़ा होते हैं या भजिया जो है, ये सब चीज़ों के लिए जो पेस्ट बनाते हैं वो कैसा रहता है? एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, एकदम उठाओ तो एकदम से गिरता है, एकदम, है ना। और उसके तुलना में यदि हम रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज करते हैं वो कैसे रहता है? तो वो काफ़ी सख्त रहता है ना। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक अवस्था वाले। तो दोस्तों यदि कोई चीज़ एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न करना। समझ में आए कि नहीं? जैसे आपने कोई भी मेटल को हीट दिया और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूज़न हो जाता है, पिघल जाती है। तो जो फ्यूज़न वेल्डिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर में, फ्यूज़न वेल्डिंग को हम नॉन प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए कोई भी प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए कि नहीं? मतलब आप सिर्फ दो पार्ट्स को गर्म कर दीजिए, ये एक पार्ट्स ए है और पार्ट्स बी है। यहाँ पर आप इतना टेम्परेचर जनरेट कर दीजिए कि ये धातु जो है दोनों को यहाँ से पिघला दे, और आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं ना। जहाँ पर आप हीट देते हैं वहाँ एक मेल्टिंग पूल बनता है, और वहाँ पर पिघल के एकदम तरल अवस्था में आ जाती है, और वो पिघल के ये मेटल भी गिरता है, और इसके दोनों
जो मेटल रहता है, एज रहता है, वो भी पिघल जाती है। इस प्रकार से तीनों आपस में जुड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग। जैसे आर्क वेल्डिंग में यही सिद्धांत है, या टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सब इसी प्रकार इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें फ्यूज़न वेल्डिंग, और जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रेशर, मतलब इसमें कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नॉन फ्यूज़न। तो दोस्तों नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग में क्या होता है, इस प्रकार के वेल्डिंग में दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए किसी तीसरा मेटल का यूज किया जाता है, जो कि खुद पिघल के इसके अंदर जाती है, लेकिन ये मजबूत जोड़ नहीं बनाता है। फॉर एग्जांपल सोल्डरिंग समझ लीजिए। सोल्डरिंग जो होता है वो क्या करता है, ये दोनों पार्ट्स को तो जोड़ता है, लेकिन ये कैसे जोड़ता है, एक प्रकार से बॉन्ड है ना, कंपाउंड के तौर पर काम करता है, जो दोनों को सिर्फ पकड़ के रखता है। ये एक प्रकार के स्थायी जोड़ नहीं बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसको आप बोलोगे नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग, अर्थात इसमें दोनों एज को पिघलाया नहीं जाता है। तो ये हो गया नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताना दोस्तों, मैं आपको और इसके आगे भी इस वीडियो बना के और रिपीट करा दूंगा। देन आता है दोस्तों प्लास्टिक वेल्डिंग या नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे फ्यूज़न था पहला 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉन फ्यूज़न है, मतलब इसमें धातु को पिघलाया नहीं जाएगा, लेकिन प्लास्टिक अवस्था में लाके जोड़ा जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे प्लास्टिक अवस्था में लाएंगे, मैं आपको यहाँ पर एक मस्त एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा कि भाई देखो आपके पास 2 पार्ट्स हैं, मान लीजिए पार्ट्स ए ये हो गया और इस प्रकार से, और पार्ट्स भी जो है ना वो इस प्रकार से। तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट्सों को जोड़ने के लिए मेटल को प्लास्टिक अवस्था तक लाया जाता है, जैसे कि आटा को गूंथ कर बनाया जाता है उसी प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े किलों में महाराजाओं के तोप खाने और बंदूकें, तरह तरह के हथियार वगैरह, जैसे भाला वगैरह बनते थे, तलवारें बनते थे, तो इसी सिद्धांत पे बनता था, जिसमें प्लास्टिक अवस्था में मेटल को गर्म करके, ब्लैक स्मिथी मतलब लोहार लोग फोर्जिंग करते, पीट के कूट के ऐसा स्लॉट बनाते हैं। इसमें मेल फीमेल बनाया जाता है, उसके बाद इस प्रकार से इसके अंदर ऐसा डाला जाता है, डाल के फिर इसको पीट के और इसमें इस जॉइंट को मजबूत कर दिया जाता है और इसको लॉक कर देते हैं, है ना। और यदि मजबूत बनाना है तो कई बार इसमें ड्रिल कर देते हैं, मतलब गर्म करके पंच से पंचिंग कर देते हैं और फिर ड्रिफ्ट से बड़ा करके उसमें कोई पिन लगा के, क्वार्टर पिन की भांति पिन लगा के फिर लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग या नॉन फ्यूज़न। मतलब इसमें पिघलाया नहीं जाता, सिर्फ ठोक पीट के प्लास्टिक अवस्था, आटा की भांति अवस्था में लाकर फिर उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये आपने तीसरा नंबर देखा, प्लास्टिक वेल्डिंग या नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। इस प्रकार से वेल्डिंग जो होता है दोस्तों और भी जगह आपने देखे होंगे, जैसे सीम वेल्डिंग हो गया या रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, उसमें भी इस प्रकार की वेल्डिंग होता है। समझ में आया? सीम वेल्डिंग मतलब कौन सा वेल्डिंग है दोस्तों, ये जैसे शीट मेटल को अधिक को जोड़ते हैं ना, जैसे कार की बॉडी बनाना हो, बस की बॉडी बनाना हो, या कोई सा भी शीट मेटल को जोड़ना है, तो इस प्रकार के मेथड यूज होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मेथड तो यूज होता है, बट इसको हम प्लास्टिक अवस्था में लेकर, जैसे एक शीट ये हो गया और एक शीट ये हो गया, दोनों को यहाँ से कॉपर के एक इलेक्ट्रोड होता है, ऊपर से एक इलेक्ट्रोड होता है और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार से इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करना पड़ता है। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड किसी भी प्रकार से फिलर मेटल का यूज नहीं करना पड़ता। 2 इलेक्ट्रोड को ऐसा लिया आता है और बीच में शीट डाल देते हैं और ऐसे एक पैडल रहता है नीचे, और उसको जब दबाते हैं तो करंट भी बहता है इसमें और प्रेशर भी होता है, तो वहाँ पिघल भी जाती है। और उसको जब पिघल जाती है तो एक फोर्स डाला जाता है जो प्रेशर के कारण वहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग या नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। तो ये आप समझ गए दोस्तों। यदि हम बात करें अब तीसरे नंबर के, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हीट, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मेथड है इसमें 3 प्रकार के और मेथड इसमें जुड़ेगा। पहला आता है केमिकल मेथड, दूसरा आता है इलेक्ट्रिक मेथड और तीसरा आता है मैकेनिकल मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपका अनुमति हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा तो मिटा देता हूँ, है ना। अब मैं मिटा देता हूँ। आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ही वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको क्या कुछ समझाने वाला हूँ तो थोड़ा सा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है केमिकल वेल्डिंग, है ना, केमिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने रेल की पटरी वगैरह में देखेंगे ना, इस प्रकार से पटरी होते हैं, देखे होंगे आपने।
तो उसमें क्या जॉइंट बनाना पड़ता है। तो कहीं दूर जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती है, या उसको कोई मेटल ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर लिया जाता है। क्या क्या लेते हैं, आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर, ठीक है। और इसमें इसको क्या करते हैं, इस जो गैप रहता है वहाँ पे फिलिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अभी ऐसे फिलिंग कर दिया और चारों तरफ से यहाँ से कवर कर दिया जाता है। इस मतलब कि आप जैसे एक बॉक्स की भांति बना दिया जाता है। उसके बाद है ना इसे थोड़ा सा हीट देते हैं, जैसे कोई फ्लेम वगैरह से गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं तो मान लीजिए यहाँ दिया 800 डिग्री सेल्सियस तक आपने गर्म कर दिया, तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के पाउडर और आयरन के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अर्थात एक प्रकार के रासायनिक क्रिया होता है इसमें और तीव्र हीट जनरेट होता है। यहाँ पर लगभग 4000 प्लस टेम्परेचर पैदा हो जाता है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। 4000 से अधिक टेम्परेचर जो है वो पैदा हो जाता है। अब इतना हीट यदि बन जाता है, आपने थोड़ा सा हीट दिया था लेकिन ज़्यादा हीट बनने के कारण क्या होगा, इस मेटल के किनारे ये सब कुछ पिघला देगी और पिघला के फिर वहाँ पर वो सारे मेटल जो है उसके अंदर के वो सभी एज वगैरह है वो सब पिघल के जुड़ जाएंगे। क्लियर है ना, तो जुड़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों केमिकल मेथड, क्योंकि इसमें केमिकल यूज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे केमिकल कौन सा, तो आयरन के जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के पाउडर है, ये सब केमिकल ही है। तो ये सब जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। ओके दोस्तों, केमिकल विधि बोलते हैं। तो ये भी आप समझ गए। मैं आपको अब इसके दूसरा नंबर समझाता हूँ, ये मज़ेदार है दोस्तों। अच्छा, ये जो वेल्डिंग है केमिकल मेथड है ना, तो आपसे यदि कभी पूछते हैं कि केमिकल मेथड का एक एग्जांपल क्या है, तो केमिकल मेथड मैंने आपको जो बताया वो थर्मिट वेल्डिंग है। क्लियर है, थर्मिट वेल्डिंग। अब देखिए इलेक्ट्रिक मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप जहाँ भी मशीन वगैरह देखते हो ना, ये सब इसी मेथड से यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आता है, मगर इसका बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, उसमें 2 ट्रांसफार्मर होता है इस वेल्डिंग मशीन के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी कॉयल होता है, दूसरा सेकेंडरी कॉयल होता है, और इसमें हम लोग डालते हैं 230 वोल्ट या 440 वोल्ट डालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पहले जब प्राइमरी कॉयल में जब वोल्टेज को ऐसा अप्लाई करते हैं तो यहाँ इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और सेकेंडरी कॉयल में भी ये करंट बहने लगता है। और यहाँ से जब आउटपुट निकलता है तो ये वोल्टेज जो होता है ना, वो वोल्ट जो है वो लो हो जाता है, मतलब लो वोल्टेज। और जब ये इसमें करंट बहता है, करंट को एम्पियर में दर्शाते हैं, एम्पियर। और एम्पियर जो होता है ना दोस्तों, वो हो जाता है हाई। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है, तो आपको बोलना है कि वोल्टेज लो और एम्पियर हाई। मतलब एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, करंट को। करंट जो है वो एम्पियर से दर्शाया जाता है। तो लो वोल्टेज और हाई करंट जो है वो वेल्डिंग का सिद्धांत है। तो यहाँ से जब निकलती है तो ये लगभग 80 वोल्टेज से लेकर 450 वोल्ट एम्पियर करंट तक के, ठीक है, 80 एम्पियर से 450 करंट जो रहता है, एम्पियर करंट जो है वो बहने लगता है। अब क्या होता है, इसमें जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट बहता है तो उसके संपर्क में जो भी चीज़ आती है ना, तो वो क्या होता है, उसमें स्पार्क बनेगा। अभी मैं बताता हूँ। अभी आप समझ गए क्या बताया मैंने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, कि इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट होता है। अब देखिए यहाँ से वेल्डिंग तो आपने दिया, तो इसमें से 2 टर्मिनल निकलता है, एक नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ देखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से मान लीजिए ये जॉब है ना। तो इसमें क्या करते हैं आप, एक नेगेटिव टर्मिनल जॉब में डाल दिया, दूसरा ये आपने यहाँ से ले गए और यहाँ से आपने ये वेल्डिंग करना था आपको, तो आपने क्या किया, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, मतलब ये होल्डर हो गया आपका ये, और यहाँ से आपने रॉड लगा दिया। क्लियर है, तो रॉड लगा दिया। तो क्या होता है, जब रॉड लगाते हैं तो यहाँ से आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, यहाँ से आपने नेगेटिव टर्मिनल दिया। ये क्या था, ये वेल्डिंग मशीन या ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसा होता है, वेल्डिंग रॉड। ये आप लोगों ने देखे होंगे, अगरबत्ती की भांति होता है। तो यहाँ से जैसे कि आप जब वेल्डिंग करना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये करंट बहेगी। मान लीजिए यहाँ पर 230 एम्पियर करंट बह रहा है, समझ लीजिए 230 या 250। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट बहना शुरू हुआ, और यहाँ जाके फिर ये यहाँ से जाके आपने जॉब के साथ इसको टच किया। जैसे ही टच किया और टच करने के बाद यहाँ पे जो गैप बना रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जैसे ही आप यहाँ गैप बनाओगे तो यहाँ क्या होगा, पहले तो बताइए इसमें से क्या बह रहा था, तो इसमें से बह रहा था इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बहते बहते यहाँ से गया और आप जैसे ही उसके बीच में टच करके और गैप बनाया, तो उसमें क्या हुआ, एक हवा या
बीच में एक गैप बन गया और यहाँ पे बन गया प्रतिरोध रेजिस्टेंस। और यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से यहाँ से बह नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ एक बनाता है आर्क, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। और इलेक्ट्रिक आर्क जो बनता है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बनता है। वो लगभग 3600 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर यहाँ पे बना देता है। अब सोचिए कि 3000 से लेकर 4000 डिग्री टेम्परेचर बन रहा है, और भाई यहाँ पे आपको सिर्फ मेटल पिघलाने के लिए तो 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए। मान लीजिए माइल्ड स्टील है, वो 1350 में पिघलता है, रॉट आयरन 1600 में पिघलता है ना। इस प्रकार से मैक्सिमम मेटल जो है लगभग 1500 के आसपास ही पिघल जाती है। तो सोचिए आप, यहाँ पे हीट के कारण क्या होता है, वहाँ से पिघलने लगता है। और ये जो रॉड है ये थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, तो ये खुद भी पिघलेंगे, रॉड भी पिघलेंगे और जो आपके एज भी पिघला देंगे। इस प्रकार से ये वेल्डिंग होता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक आर्क बनाने के जो सर्किट है वो इस प्रकार से बनता है ना। एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, इस प्रकार से टर्मिनल बन जाता है। और इलेक्ट्रोड ये हो गया, और इसके बीच में ये जो बनता है ये आर्क है, और यहाँ पे ये जो वेल्डिंग कर रहे हो आप, इसको बिड बोलते हैं, बिड, है ना। तो ये हो गया आपका बिड। तो दोस्तों मैक्सिमम आप जब देखेंगे इस प्रकार से नेगेटिव टर्मिनल जॉब में लगा के रखते हैं। ये पॉजिटिव होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव वाला में 66% करंट बहता है और नेगेटिव में 34% करंट बहता है। तो ये इस प्रकार से एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो अब जॉब की मोटाई के हिसाब से पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होता है। उसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन हम उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा नंबर जो मेथड है वो है मैकेनिकल मेथड। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैकेनिकल। तो दोस्तों मैकेनिकल मेथड में आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, इसका यूज़ ज़्यादातर होता नहीं है। यदि आप किसी भी घूमता हुआ पार्ट्स में यदि कोई दूसरा पार्ट्स को टच करके रखेंगे तो हीट फ्रिक्शन बढ़ेगी, और फ्रिक्शन से क्या होगा, वहाँ गर्मी बढ़ेगी। गर्मी से क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे रेड हॉट होगा, और एक समय ऐसा बनेगा कि वहाँ पर उसके साथ वो चिपक जाएगी, है ना। दूसरे यदि हम यूँ समझे कि यार कोई मोटरसाइकिल के जो इंजन होती है, तरह तरह के लोग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे गाड़ी के इंजन सीज हो गया। तो भाई सीज क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल नहीं डाला गया था। काफ़ी लंबे दिनों से गाड़ी को लगातार चलाया जाता है, जब तक के चलते रहते तो चलाया जाता है। बाद में एक समय ऐसा आता है कि ऑयल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और फिर जब थोड़ा सा और चलाया तो फिर क्या होता है, इंजन के जो लाइनर रहता है उसके साथ पिस्टन जो है वो हिट होता है, और एक स्थिति में ऐसा आता है कि वो चिपक जाता है। तो ये जो मेथड है दोस्तों, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। अर्थात इसमें कोई घूमता हुआ पार्ट को दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं, या कोई स्लाइडिंग पार्ट यदि लगातार विदाउट ऑयल के या कोई चिकनाहट लुब्रिकेशन के बिना लगातार चलते रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब वहाँ गर्म होकर और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मेथड को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड, जिसका यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटे तौर पे बताया। इसके बाद हम वेल्डिंग के और भी बहुत सारे प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वेल्डिंग जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेल्डिंग जनरेटर क्या होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, और रेक्टिफायर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसका अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सारे चीज़ों को देखेंगे, सारे वीडियो को देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह सब आप समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना। आपको और कौन सा वेल्डिंग के बारे में जानना चाहते हो, आप किस प्रकार से और भी चीज़ें जानना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताना। और इस प्रकार से और भी ढेर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।